नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इंतजार सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग पढ़ रहे थे चौहानों में शाखा पढ़ रहे थे हम अजमेर शाखा में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का हमने जहां से स्टार्ट किया था पढ़ना, वहां हमने सबसे पहले एक युद्ध पढ़ा था, महोबा तुमुल युद्ध। फर्स्ट युद्ध यही था जो कि हुआ था 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी के अंदर ये जो युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? अपना पृथ्वीराज तृतीय और परमारदी देव चंदेल के बीच में। इसके अंदर परमारदी देव चंदेल के दो सेनापति थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनका क्या नाम था? आला और उदल। इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अपने जो पृथ्वीराज तृतीय है उसने महोबा का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अपने सेनापति पंजुम राय को। उसके बाद में एक दूसरा युद्ध हुआ था, उसका नाम था नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध ये कब हुआ? तो ये 1184 ईस्वी में। कब हुआ? 1184 ईस्वी के अंदर। तो इसके अंदर किस किस की लड़ाई हुई थी? तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो अपना एक पृथ्वीराज तो है ही है, उसके अलावा जो एक चालुक्य शासक था भीम सिंह सेकंड। कौन था? भीम सिंह सेकंड। उसके कारण क्या थे? कारण मैं बता चुका हूं। पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति। पहला कारण कौन सा था? साम्राज्यवादी नीति। और दूसरा जो था वो ये था कि आबू के परमारों की राजकुमारी इच्छिनी देवी। कौन थी? इच्छिनी देवी। जो इच्छिनी देवी थी इसकी वजह से वो मैंने बताया था कि भीम सिंह सेकंड ने जब रिश्ता भेजा इसको, किसको? इसके इच्छिनी देवी के पिता को। तो इच्छिनी देवी ने उसको इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज दी थी कि भाई मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। तो इस वजह से इनकी लड़ाई हो गई थी, युद्ध हो गया, दोनों चक्कर में लड़ लिया। उसके बाद में जो इसकी 8 से 10 साल ये युद्ध चला था, उसके बाद में इसकी संधि करवाई थी, दोनों ने समझौता करवा दिया दोनों के मध्य। किसने? अपना जो भीम सिंह सेकंड है, भीम सिंह सेकंड का एक सेनापति था जगदेव। इन दोनों के इसने इन दोनों के मध्य संधि करवा दी थी। किसके मध्य? पृथ्वीराज और भीम सेकंड के बीच में। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? तो इसके बाद में हमने पढ़ा था अपने गढ़वाल विवाद। ठीक है। कौन सा विवाद? गढ़वाल विवाद। थर्ड नंबर पे आ जाता है, यहां पे लिख लो या नीचे लिख लो, थर्ड वाला गढ़वाल विवाद। अगर मैं इस विवाद की बात करूं तो इस विवाद के मुख्य हमने कारण पढ़े थे और क्या हुआ था वो पढ़ा था। सबसे पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति। उसके बाद था अपना दिल्ली उत्तराधिकारी संघर्ष। दिल्ली उत्तराधिकारी संघर्ष में मैंने क्या पढ़ा था कि जो अपने पृथ्वीराज के पिता थे सोमेश्वर, उनकी माता और एक शासक था जयचंद, उसके पिता की मतलब उसकी माता, दोनों क्या थी? दिल्ली का एक शासक था विजयपाल आनंदपाल। कौन था? आनंदपाल तोमर। कौन? आनंदपाल तोमर था। उसकी दो पुत्रियां थी। उस दोनों पुत्रियों में से दो की उसकी पुत्र नहीं था, तो दोनों पुत्रियों की विवाह हो रखा था, एक तो जयचंद के पिता के साथ और एक पृथ्वीराज के पिता यानी सोमेश्वर के साथ। और आनंदपाल ने सारा का सारा जो राज्य है वो पृथ्वीराज को दे दिया था। इस वजह से जयचंद क्या हो गया था? नाराज हो गया था। जयचंद नाराज, जयचंद हो गया, जयचंद क्या हो गया? नाराज हो गया था इस वजह से। और जो जयचंद की एक पुत्री थी उसका नाम था संयोगिता। उस संयोगिता से जो है पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह कर लिया था। कैसे कैसे सारी कहानी हमने कल डिस्कस कर ली थी इसके बारे में। तो इसी वजह से इसने क्या किया था? मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और एक जो सबसे बड़ा कारण था गढ़वाल विवाद का, वो यह था कि गढ़वाल और जो चंदेल थे वो क्या बना रहे थे? गठबंधन बना रहे थे। गठबंधन बना लिया था उन्होंने। और पृथ्वीराज को हराने की जो है, मतलब कि उससे लड़ने की, उसको हराने की, उसको पराजित करने की जो है वो साजिश कर रहे थे। इस वजह से ये विवाद हुआ। और उसके बाद जो आता है वो आता है तराइन का प्रथम युद्ध। कहीं जगह हो तो लिख देता हूं यहाँ पे, तराइन का प्रथम युद्ध। सब जानते हैं कहाँ हुआ? कल ही पढ़ा है, 1191। कब हुआ? 1191 ईस्वी के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी है उसने, हरियाणा पंजाब के अंदर आसपास की जगह पड़ती है,
तबर हिंद, जिसको आज हरियाणा में जगह पड़ती है तबर हिंद, जिसको वर्तमान का बठिंडा कहते हैं, वहां पे उसने अधिकार कर लिया था। और अधिकार करके उसने क्या किया कि वहां पे अपना एक सेनापति को बैठा दिया, उसका क्या नाम था, काजी जियाउद्दीन। क्या नाम था, काजी जियाउद्दीन को बिठा दिया वहां पे। जब ये बात पृथ्वीराज को पता चली तो पृथ्वीराज ने क्या किया, उस पर आक्रमण किया। और पृथ्वीराज तृतीय का एक सेनापति था, उसका क्या नाम था, गोविंदराज तोमर। क्या नाम था, गोविंदराज तोमर। उसने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था और वहां से मोहम्मद गौरी को भागना पड़ा था। वहां पे जो है उसका सेनापति बच गया था, कहां पर, तबर हिंद यानी भटिंडा के अंदर, जिसका नाम था अपना काजी जियाउद्दीन। उसने पृथ्वीराज तृतीय ने उसको गिरफ्तार कर लिया, काजी जियाउद्दीन को, और बाद में जो है जुर्माना लेकर क्या किया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद आता है तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये युद्ध कब हुआ, इसी के एक साल बाद में, यानी 1192 में। मैं बात करूं तराइन का द्वितीय युद्ध, तो मैंने बात की थी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के दरबार में दो अपने सेनापति भेजे थे। एक का नाम था कियाम उल मुल्क मुल्तानी, और दूसरे का नाम था अपना रुकबुद्दीन रमजा। क्या नाम था, रुकबुद्दीन रमजा। जब कियाम गया था, डायरेक्ट बोलेंगे, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा यार, कियाम उल मुल्क मुल्तानी पूरा नाम है, लेकिन कियाम बोलेंगे। जब कियाम गया तो कियाम ने क्या बोला कि कियाम ने बोला कि भाई पृथ्वीराज को कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप शरण ले सकते हो, किसकी, मोहम्मद गौरी की। तो उसने क्या जवाब दिया था कि भाई आप जाके बता दो, कोई शरण लेने की जरूरत नहीं है, आप दूत हो इसलिए मारने की हमारे यहाँ प्रथा नहीं है, वरना आपकी जो घंटी काट के कहाँ लटका देते किले के बाहर। ठीक है, जवाब मिला। उसने जब उसको बताया पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने बताया ये किसको, कियाम को, और कियाम ने किसको बताया, अपना मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को लगा भाई कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, तो उसने कुछ समय रुका और उसके बाद एक और सेनापति को भेजा, किसको, उसका नाम था रुकबुद्दीन रमजा। रुकबुद्दीन रमजा को भेजा, तो उसने पृथ्वीराज को जाते ही सबसे पहले तो आदर वादर कर दिया, उसका सामान वामान में कुछ वीर गाथा गा दी होगी। ठीक है, पृथ्वीराज चढ़ गया, तो उसने कहा कि भाई हम तो यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वो जो आया था ना, वो तो गेला था, उसने ऊंचा सुन लिया तो कुछ भी आके बक दिया होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब रुकबुद्दीन रमजा आया, क्या कौन आया, रुकबुद्दीन रमजा आया, तो रमजा ने पृथ्वीराज को क्या कहा कि हम यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए ठहरना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, मौसम खराब हो रखा है, मौसम गर्म है बिल्कुल ही। ठीक है, ठंडा है, सर्दियां पड़ रही है, बारिश हो रही है, तो इसलिए हम जा नहीं सकते, तो हम कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे और आपको कोई दुख नहीं देंगे, हम अपने चले जाएंगे कुछ समय के बाद। तो पृथ्वीराज ने भी सोचा कि चलो ठीक है, रहने दो, यहाँ पे अपने क्या जा रहा है, ना तो हमला कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हलचल दिख नहीं रही थी, तो उसने बोला ठीक है रह जाओ। ठीक है, ये करने के बाद पृथ्वीराज की, इधर सेना पृथ्वीराज की और इधर सेना अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने वापस 3-4 जगह जो है अपनी सेना भेज दी टुकड़े, और अपने जो मेन सेनापति थे उनको भेज दिया था। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे अपने चंदेल और अपने गढ़वाल और चालुक्य, इनसे संघर्ष चल ही रहा था, तो वहां पे भेज दी सेनाएं। जो आपकी जैसे कि अपनी युद्ध होता है कहीं पे भी, मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो अगर जब भी पहले युद्ध हुआ था, जब युद्ध खत्म हो जाए, आसार ना लगे, तो जो सेनाएं हैं बाकी जो जगह है वहां पे चली जाती है, जैसे चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, बाकी जहां जगह है वहां पे सीमावर्ती जगह पे चली जाती है। इसने भी भेज दिया। यहाँ पे छोटी सी टुकड़ी लेके बैठा था, और एक दिन इन्होंने क्या जलाया था, अपने तब मोटा सा तब किया इन्होंने। तब करने के बाद क्या क्या जगरा बोलते हैं उसको, जगरा जलाया। जगरा जला के मतलब कि सारी रात जागते रहे, कौन, मोहम्मद गौरी और उसकी सेना। सुबह उठते ही पृथ्वीराज पे हमला ठोक दिया, पृथ्वीराज को और उनकी सेना को तो झांपा ही नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हवा नहीं लगी उसकी। अब इसके अंदर एक और बात हुई थी, क्या हुई थी कि जो पृथ्वीराज थे, कौन है पृथ्वीराज, अपना कहाँ गया पृथ्वीराज, ये रहा, यहाँ लिख लो, लिखने की जरूरत है नहीं है। जो अपना पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज का जो घोड़ा था उसको बदल दिया गया था। उसके पहले वाले का नाम अपने को पता नहीं है, लेकिन दूसरे वाले का नाम है, जो इस युद्ध के अंदर जो था उसका नाम था नाट्य रंबा। क्या नाम है, नाट्य रंबा। वो नाट्य रंबा क्या करता था, जैसे ही ढोल नगाड़े बजने लगते थे वैसे की वैसे वो नाचने लग जाता था। तो पहले तो वीर कथाएं, रासाएं, वीर कथाएं थी, वीर रस की कथाएं गाई जाती थी, क्योंकि युद्ध में जोश वोश चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए गाई जाती थी। जब भी गाते वो नाचने लग जाता। पृथ्वीराज जैसे तलवार घुमाता, जैसे वो स्टेप बदलता भाई, ऐसे तलवार घुमाता, वो इधर घूम जाता, वो अगले वाला बच जाता। तो पृथ्वीराज को लगा देखो ऐसे तो बेड़ा पार लगने वाला है नहीं है, तो पृथ्वीराज ने सोचा कि यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज जैसे ही वहां से वो युद्ध छोड़ के गए, और वहां क्या हुआ, इधर तो सेना हार गई। ठीक है, सेना हारी। उसके बाद यहाँ पे एक जगह पड़ती है सरसा, सरसा नामक जगह पर पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में दो कहानियां होती है, मैंने बता दी थी। एक तो अपना कवि जो है हसन निजामी, कौन, हसन निजामी या हसन निजाम,
वो क्या कहता है, उसकी एक पुस्तक है, कौन सी, क्या नाम है उस पुस्तक का? ताज उल मिसार। क्या नाम है? ताज उल मिसार। ये इसकी पुस्तक है, किसकी? हसन निजामी की। उसने क्या कहा इस पुस्तक के अंदर कि भाई मोहम्मद गौरी ने जो है हराने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड को जो है अपना जो शासन है वापस दे दिया था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया उसके बाद? विद्रोह किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी। किसकी? पृथ्वीराज की। ठीक है। लेकिन एक अपना कवि है, अपना देसी कवि, कौन? चंद बरदई। कौन? चंद बरदई। वो चंद्र बरदई अपनी पुस्तक जो पृथ्वीराज रासो है, उसके अंदर ये लिखता है कि पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज को ले गया कौन है? मोहम्मद गौरी गजनी। कहाँ ले गया? गजनी। और गजनी ले जाने के बाद पृथ्वीराज ने हत्या कर दी थी इसकी, मोहम्मद गौरी की। कैसे की थी? अपनी पूरी कहानी कल बता दी थी। ठीक है, अब वापस बताने की जरूरत नहीं है। इससे आगे अपन को पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना है ना। और इसके अलावा मैंने एक चीज है, निर्माण कार्य भी लिख दिए थे, निर्माण कार्य बता दिए थे। निर्माण कार्य में क्या क्या बताया था मैंने? एक तो पिथौरागढ़ बनवाया था, उसके अलावा क्या बताया मैंने? कला एवं संस्कृति विभाग बनाया था, जिसका मंत्री जो है इन्होंने चुनना था पद्मनाभ, पद्मनाथ। नाम लिखा दिया, मैं लिखा दिया होगा तो तय कर लेना। ठीक है, पद्मनाथ था वो। ठीक है, यहां से आगे स्टार्ट करना है अपन को। सबसे पहले 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लो अगर करना हो। हेडिंग डालो आगे, दरबारी विद्वान। सबसे पहले एक तो जानते ही होंगे, सबसे पहले कौन है दरबारी विद्वानों में? चंद्र बरदई। चंद्र बरदई नहीं है वो, चंद्र बरदई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हेडिंग डालो, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। सबसे पहला कौन था? तो मैं बात करूं, सबसे पहला था अपना चंद बरदाई। इसकी एक पुस्तक थी, सब जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। लिखना है ना जैसे कि जैसे लिखाया हुआ है, एज इट इज यही लिखना है आपको। ठीक है। उसके बाद एक और दरबारी कवि था, उसका नाम था जयानक। क्या नाम था? जयानक। मैं बात करूं जयानक की, तो जयानक की भी एक पुस्तक थी, उसका नाम था पृथ्वीराज विजय। ये भी इसकी पुस्तक थी। अच्छा, चंद बताए का एक नाम था पृथ्वी भट्ट, ये इसका उपनाम था। लिख लेना, लिखना चाहो तो। उसके बाद था एक और दरबारी विद्वान, आसाधर। क्या नाम था? आसाधर। उसके बाद एक और आता है, उसका नाम था विद्यापति गौड़। विद्यापति गौड़। उसके बाद एक और है अपना वागेश्वर, बागेश्वर नहीं, वागेश्वर। वागेश्वर जनार्दन। वागेश्वर जनार्दन। ये लिख लो यहां तक। दरबारी विद्वान लिखो जल्दी से। लिख ली होगी। अब मैं बात करूं उपाधियां। उपाधियां लिखा दी थी ना मेरे हिसाब से कल? नहीं, उपाधियां नहीं लिखवाई थी हमने कल। कल लिखवाया था इसकी निर्माण कार्य ना। हेडिंग डालो उपाधियां। दो उपाधियां थी इसकी। हेडिंग डालो उपाधियां।
उपाधि, उपाधि की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी उपाधि थी, वो थी राय पिथोरा। क्या थी? राय पिथोरा। क्यों थी? पता होगा, क्योंकि इन्होंने पिथोरा नामक गढ़ बसाया था, इसलिए। दूसरा है इनका दल पुंगल। क्यों है दल पुंगल? दल का मतलब होता है ग्रुप, पुंगल का मतलब नाश। दल पुंगल, ये दो उपाधि है। इसके बाद आते हैं अपने गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज है इसके बाद में, और गोविंदराज के बाद में है हर राय। इंडेक्स पता होगी तो ध्यान होगा, इससे पहले देखो मैंने बताने से पहले पता चल गया होगा कि कौन से आएंगे इसके बाद। और अगर इंडेक्स नहीं पता है आपको तो नहीं पता होगा। ठीक है, दोनों उपाधियां लिख ली होगी। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी नए जुड़े हैं। पुराने भाई बंधुओं को तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी कर देना। ठीक है, उसके बाद में दोनों को साथ ही पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उतनी बड़ी बात है नहीं। तो हेडिंग डालो, गोविंदराज गोविंदराज तथा हर राय। गोविंदराज तथा हर राय, हेडिंग डालो। अब मैं बात करूं पृथ्वीराज की, तो पृथ्वीराज वाला तो मामला खत्म ही हो गया। हम्म भाई पृथ्वीराज वाला तो खत्म हो गया मामला। भाई पृथ्वीराज की तो हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब राजा कौन बनेगा? मैंने इंडेक्स में अंदर बताया, अगर आपने पढ़ा हो तो गोविंदराज बनेगा। कौन बनेगा? गोविंदराज। गोविंदराज के राजा बनने के, शासक बनने के बाद क्या हुआ, कैसे बना? सबसे पहले तो ये कहानी आती है। ठीक है, जब उसको हरा दिया है तो इसका बेटा कैसे बनेगा? तो मैं बात करता हूँ कि मोहम्मद घोरी का एक सेनापति था उस समय। कौन, क्या नाम था उसका? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो अपना गोविंदराज है वो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, और उसने कहा कि भाई पापा से तो लड़े जो लड़ लिए, ठीक है, तो मेरी तो कोई गलती है नहीं है, अपने को बना दो राजा वहां का प्रशासक। ठीक है, हम आपको टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई युद्ध वुद्ध, कोई विद्रोह विद्रोह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात किसने कही? गोविंदराज ने। किसको? मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब ये बात की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सोचा कि भाई आपनो कहीं जाए, टेम्पो टेम टैक्स दे दी, और संभाल वो भी मिल जी। ठीक है, संभाल वाला मिल जी, और वो जाने भी मान ले कि अजमेर के बारे में तो ठीक ठाक रही। ठीक मामलो, तो इसने इसको सौंप दिया, क्या, अजमेर वापस सौंप दिया गोविंदराज को। गोविंदराज को सौंपने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन साल तो निकले होंगे, फिर हर्राई, क्या था, इसका चाचा था। पृथ्वीराज का तो भाई था, लेकिन अपना गोविंदराज का क्या था? चाचा। हर्राई ने कहा कि उन्होंने तेरे पापा को मारा है ना, जो बिन बे तारा पापा ने मारिया, और थे जो है बिगिन जार मारने की मदद ले, और तू एक लो राजा बन गया, शर्म नहीं आ रही? ठीक है, शर्म नाम की चीज होला। तो इसको हटा के कौन अपना हर्राय राजा बन गया। कौन? हर्राय। ठीक है, और हर्राय ने बाद में क्या किया, बाद में तो गोविंदराज ने सोचा कि भाई अब काका को तो कहीं लड़ना है। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया? रणथंबोर। बात की थी हमने इंडेक्स के अंदर, किसने रणथंबोर की स्थापना की थी? कहाँ चला गया? रणथंबोर। ठीक है, आगे की कहानी रणथंबोर में पढ़ेंगे किसकी? गोविंदराज की। इतनी बात गोविंदराज की यहाँ है अजमेर के अंदर। मैं बात करूं बाद में, कौन रह गया? हर्राय। हर्राय कौन रह गया? शासक। अब उसके बाद में हर्राय ने क्या किया? हर्राय को किसी ने बोला होगा, एक दो तीन साल जब शासक रहा, तो उसके बाद में किसी ने बोला होगा भाई तूने किस लिए राजा बना, क्या लक्ष्य था तेरा? जब जैसे कि आपसे पूछते हैं, आप गांव जाते हो तो कि क्या लक्ष्य है, क्या किसकी तैयारी कर रहे हो, वैसे हर्राय से किससे पूछ लिया कि क्या लक्ष्य, क्या था बनने का राजा? तो इसने कहा भाई लक्ष्य तो यह था कि वो अपना जो भतीजा था, वो तो मतलब उनकी तुर्कों की सहायता ली उन्होंने और राजा बना। ऐसे ऐसे थोड़ी राजा बनते हैं। तो उसने बोला अभी तूने क्या कर दिया उसको हटा के? तो उसने एक्शन लिया, भाई ने एक्शन लिया। तो क्या किया? इसका एक सेनापति था, कौन था? चतर सिंह। इसने चतर सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। क्या भेजी?
नेतृत्व में नेतृत्व में एक सेना भेजी। कहां पर? दिल्ली। कहां? दिल्ली। और दिल्ली का उस समय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था दिल्ली की गद्दी पर उस समय। जब इसने भेजा तो अजमेर तो उसमें छोटी सी बन गई थी एकदम साका। ठीक है, छोटा सा इतना सा अजमेर उतनी बड़ी दिल्ली पे आक्रमण कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मामला सेटल होगा? नहीं होगा ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सल्टा दिया अपने चतर सिंह को, और जो अभियान था उसको कर दिया विफल। ठीक है, अभियान विफल होने के बाद उसने क्या देखा कि भाई आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनका गले में होगा। कहाँ से आए रहे ये? पूछा तो सेना वालों ने कहा, उनके सैनिकों ने, कि भाई ये आए तो अजमेर से। तो क्या अजमेर वही जहां पे मैंने दे दिया था उसको, गोविंदराज को? तो कहा तो गोविंदराज तो हट गया, उसका चाचा बन गया उसको हटा के। तो क्या, तो पहले तो बताते। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वापस से आक्रमण किया कि कहां पर? अजमेर पे। और अजमेर पे आक्रमण किया तो हर्राई तो बोला है मैंने, अजमेर छोटी सी शाखा बन गई थी, छोटा सा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हर्राई ने क्या हुआ, हर्राई को लगा कभी अपना तो काम जो है पार लगने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हर्राई ने क्या कर लिया था? अग्नि स्नान। क्या कर लिया था? अग्नि स्नान कर लिया था। यहां तक हो गई अपनी गोविंदराज और हर्राई की बात। अब यहां से आगे लिखो, जो लिखा है, मतलब बताया है वो लिखना है अपने को। लिखा रहा हूं मैं, सबसे पहले लिखो, तुर्कों की सहायता से। हेडिंग डाली होगी गोविंदराज तथा हर्राई। अब आगे लिखो, नई लाइन से लिखना, हेडिंग डाल दी, लिखो। तुर्कों की सहायता से, तुर्कों की सहायता से गोविंदराज, गोविंदराज अजमेर का, अजमेर का प्रशासक बना। तुर्कों की सहायता से गोविंदराज अजमेर का प्रशासक बना। यह बात पता चलने के पश्चात, नई लाइन से लिख लेना, यह बात पता चलने के पश्चात हर्राई ने, हर्राई ने गोविंदराज को हटाकर, गोविंदराज को हटाकर स्वयं, स्वयं को, स्वयं को वहां का प्रशासक घोषित किया, स्वयं को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। अगली लाइन से लिखना, हर्राई ने, हर्राई ने अपने सेनापति, अपने सेनापति चतर सिंह, छतर सिंह, छह मत लिखना, च लिखना। ठीक है, चतर सिंह लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ये रहा चतर सिंह। ठीक है, लिखो, अपने सेनापति चतर सिंह के नेतृत्व में, अपने सेनापति चतर सिंह के नेतृत्व में अपने सेनापति चतर सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, या अभियान किया या सेना भेजी, एक ही बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ, कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ सेना भेजी। ठीक है, ये लिखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ सेना भेजी, जिसे, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने विफल कर दिया, विफल कर दिया। उसके बाद अगली लाइन से लिखना, इसके बाद, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया, अजमेर के लिए सेना भेजी या आक्रमण किया, एक ही बात है। ठीक, अजमेर पर आक्रमण किया।
और चौहानों को हरा दिया, ठीक। उसके बाद लिखना हर राय ने अग्नि स्नान कर लिया, ठीक है। ये बात लिख लेना नीचे, हर राय ने अग्नि स्नान कर लिया। आगे हेडिंग डालो रणथंभौर के चौहान। लिख लिया होगा, हेडिंग डालो रणथंभौर के चौहान। स्थापना किसने की बताने की जरूरत है क्या? इंडेक्स में पढ़ चुके हैं, 3 बार यहाँ बता चुका हूँ, कल बता दिया था, आज बता दिया, फिर से एक बार अभी पढ़ लेंगे। हेडिंग डालो सबसे पहले रणथंभौर के चौहान। हेडिंग डालो हेडिंग डालो रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन था? इसके अंदर 4-5 राजा आते हैं, डायरेक्ट उनके नाम लिखो सबसे पहले। तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है अपना गोविंद राज। उसके बाद आता है वालहन। उसके बाद आता है पहला दन। उसके बाद आता है वीर नारायण। और उसके बाद आता है वाक भट्ट। कौन? वाक भट्ट। ये जो 5 राजा है इनको एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये लिख लेना, डायरेक्ट हेडिंग वेडिंग कुछ डालनी नहीं। अगर मैं बात करूं गोविंद राज की, तो गोविंद राज की एक ही बात थी, हम जो भी बाकी जो बातें थी वो हम पढ़ चुके हैं। किसके अंदर? अजमेर के चौहान थे, वहां पे पढ़ चुके हैं। इसके अंदर गोविंद राज की जो भी सारी बातें थी, जितनी भी थी, 2 लाइनें या 4 लाइनें जितनी भी थी, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे गोविंद राज ने क्या किया? सबसे पहले तो स्थापना की। तो ये कौन था? संस्थापक था। संस्थापक किसका? अपने रणथंभौर का। उसके बाद कब की थी स्थापना? तो मैं कहूंगा 1194 ईस्वी में। कब? 1194 के अंदर, ठीक है। लिख लेना ये संस्थापक और स्थापना कब की। तो यहाँ पे स्थापना लिख के लिखना, स्थापना तो लिखना 1194 ईस्वी में। वालन की कोई बात नहीं आती है, ठीक है। वालन आपने खाली चला गया। उसके बाद आता है पहला दिन। पहला दिन की भी हमें कोई मोटी मोटी बात मिलती नहीं, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे लिख लेना डायरेक्ट। उसके बाद फिर आता है वीर नारायण। वीर नारायण की एक बात याद रखना कि ये जो है इल्तुतमिश के खिलाफ जो है मारा गया, ठीक है। ये लिखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लेता है, तो लिखना इल्तुतमिश के खिलाफ मारा गया। अब कुछ किताबें जो है ये बताती है कि ये वहां पे गया था दिल्ली, ठीक है, तो वहां पे मृत्यु हो गई थी। और कुछ किताबें वो कहती है कि यहाँ पहले तो रणथंभौर आया, अपना ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपना इल्तुतमिश आया यहाँ पे रणथंभौर, और उसको वहां पे ले गया और फिर उसको मारा वहां पे। और कुछ किताबें कहती है कि युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कुछ भी हो, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। उसके बाद वाघ भट्ट है। वाघ भट्ट की भी कोई ऐसी जानकारी अपन को है नहीं, ठीक है। तो ये इतनी 4-5 लाइनें जो भी है लिखो यहाँ से। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जेत्र सिंह, ठीक। लिख लो जल्दी से। हेडिंग डालो जेत्र सिंह। अब ये इसलिए लिखवाएं कि कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बता रखा है, पर्सन पूछ लेता है कि राजाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करो, ठीक है। या फिर मिलान वाले आ जाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कथन वाले, सत्य असत्य, ठीक है।
वहां पर क्रम पूछ लिया जाता है आरोही या अवरोही राजा बनने का, तो वहां पे ये चीज काम आती है। मैं वो चाहता था इसको छोड़ भी सकता था, जैसे कि वालन को छोड़ देता, वाघभट को छोड़ देता, वीर नारायण से पहले अपने प्रहलादन को छोड़ देता, ठीक है। लेकिन वहां पे जो ये व्यवस्थित करने का क्रम आ जाता है, वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने लिखवाया, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे जेतर सिंह। क्या डालेंगे? जेतर सिंह। हेडिंग डालो जेतर सिंह। तो जेतर सिंह की दो बातें याद रखनी है, दो ही बातें हैं। सबसे पहले क्या कि ये बलबन के समकालीन था। बलबन बलबन के समकालीन। किसके? बलबन के। जब ये राजा बना था तो उसके उस समय दिल्ली का प्रशासक या उस समय शासक कौन था? तो वो था अपने बलबन। उसके बाद एक बात याद रखना कि ये जो अपना जेतर सिंह है, इसने मतलब कि अपने जिंदा रहते हुए अपने जो शासन है, मतलब कि जब ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक शासन कर भी सकता था, लेकिन इसके उसके बाद भी इसने क्या किया कि अपना जो शासन है वो अपने तीसरे बेटा, मतलब सबसे बड़ा था, उसे बड़ा में उससे छोटा, उससे छोटे बेटे यानी हमीर को जो है अपना शासन दे दिया था और इसने संन्यास ले लिया था, ठीक। लिखो जेतर सिंह ने डायरेक्ट लिख लो, साथ में बाद में लिखने की जरूरत नहीं। बलबन के समकालीन, समकालिक हो गया, समकालिक और समकालीन एक ही होता है वैसे तो। जेतर सिंह, जेतर सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान ही अपने तीसरे पुत्र हमीर को शासन सौंप दिया था। इतनी सी बात देख लो यहाँ पर। जेतर सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान ही जो अपना तीसरा, इसका तीसरा अपना नहीं, इसका तीसरा पुत्र था कौन? हमीर, उसको शासन सौंप दिया था, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल लेना अपना हमीर। हेडिंग डालो हमीर। हमीर में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शासनकाल की। तो यह रहा 1282 से लेके 1301 ईस्वी तक। 1301 ईस्वी तक। कहां से कहां तक? 1282 से 1301 ईस्वी तक, ठीक है। तो बात करूंगा मैं हमीर की। तो अमीर ने जैसे शासन संभाला तो सबसे पहले काम क्या किया, उसने जो है 32 खंभों की छतरी बनाई। कहां पर? रणथंभौर में। तो क्यों बनवाई, सबसे पहले ये बात आती है। तो जो कुछ तो देखो, ये कहते हैं कि भाई मेरा, इनके जो पिता थे ये मानते थे कि इनके जो पिता थे वो, उनका जो है न्याय जो है सबसे बढ़कर चीज थी उनके लिए, ठीक है। उनके लिए न्याय जो है सबसे बढ़कर चीज थी, इसलिए 32 खंभों की छतरी बनवाई। और दूसरी जो बात आती है कि जेतर सिंह का जो शासनकाल है वो 32 वर्ष का रहा था, इसी वजह से इन्होंने क्या 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, ठीक है। ये बात हो गई यहां तक, लिख लो इस बात को। रणथंभौर में रणथंभौर में अपने पिता रणथंभौर में अपने पिता जेतर सिंह की याद में, जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। आगे लिखना, इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। बता चुका हूं मैं कि
इसने बोला था कि मेरे पिता जो है जयद्रथ सिंह है, उनके लिए न्याय जो है सबसे बढ़कर चीज थी, इसलिए न्याय के लिए ही इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। और इसी वजह से इसको जो है 32 खंभों की छतरी है ये, और इसी वजह से इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। उसके अलावा लिख लेना एक और कारण है, जयद्रथ सिंह का जयद्रथ सिंह के, यहाँ लिखना जयद्रथ सिंह का शासन काल 32 वर्षों का होने के कारण इसे 32 खंभों की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी। यहां तक लिखो। लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया। अब जब भाई राजा बना, तो राजा बनते ही भाई ने एक बात कही। क्या बोला उसने? इसने बोला कि मैं दिशाओं को जीतूंगा। क्या करूंगा? दिशाओं को जीतूंगा। तो इसके लिए क्या किया इसने? इसने एक नीति अपनाई। कौन सी? दिग्विजय नीति। हेडिंग डालो, दिग्विजय नीति। क्या हेडिंग डालो? दिग्विजय नीति। इसकी बात करूं तो ये नीति के अंदर मतलब दिशाओं, इसने बोला कि मैं दिशाओं को जीतूंगा। तो दिग्विजय, दिग का मतलब है दिशा, और विजय का मतलब विजय ही होता है, जीतना। तो दिग्विजय नीति के अंदर कब से कब तक चली? तो सबसे पहले इसकी बात करूं तो मैं 1282 से लेकर 1288 ईस्वी तक ये चली। 6 साल तक चली। बहुत सारी जगह जीती भी भाई ने। मध्य प्रदेश से आगे निकल गया तो वो जीते जीते, ठीक है, मांडलगढ़ तक। ठीक है, मैं बात करूं सबसे पहला जो जगह जीती भाई ने, वो था भीमरस। जो भीमरस था, भीमरस के अर्जुन को हराया। कहाँ के? भीमरस के अर्जुन को हराया। जो मेन मेन है वही लिखेंगे हम, बाकी लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 6 साल में ऐसे तो बहुत सारे युद्ध लड़े भाई ने, तो उनको सबको लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने की चांस है, उन्हीं को लिख लेंगे। ठीक है, चांस है, मैं ऐसा नहीं वो बता रहा हूँ कि इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन चांस होंगे बहुत हद तक, ज्यादा 95% कह सकता हूँ, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, भीम भीमरस के अर्जुन को हराया, भीमरस जगह है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आबू के प्रताप सिंह को हराया। आबू के प्रताप सिंह को हराया। उसके बाद अपना, उस समय चित्तौड़ का शासक था, चित्तौड़ के शासक समर सिंह। उसकी भी फुटबॉल बनाई थी भाई ने। ठीक है, समर सिंह को हराया। उसके बाद में थार का राजा था कौन? उस समय राजा भोज। कौन था? राजा भोज। थार के राजा भोज को हराया। उसके बाद में भाई ने पुष्कर भी जीता। पुष्कर जीता। और एक और चीज आती है कि मांडलगढ़ से कर वसूला। क्या किया? मांडलगढ़ से कर वसूला।
कर वसूल रहा है, इसका मतलब हराया होगा, इसकी जगह ही रही होगी, हो सकता है उसको वापस दे दिया हो। ठीक है, तो ये बातें मिल रही है अपन को। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले कौन कौन से मेन युद्ध जो है यही है कि क्या है कि भीमरस के अर्जुन को हराया, भीमरस जगह है, वहां का शासक था अर्जुन, उसको हराया। उसके बाद आबू है, आबू के प्रताप सिंह को हराया। उसके बाद चित्तौड़ का शासक समर सिंह था, उसकी भी फुटबॉल लड़ाई बता चुका हूं मैं। उसके बाद थार के राजा था भोज, उसको हराया। पुष्कर पर मतलब क्या क्या पुष्कर जीता। मांडलगढ़ से कर वसूला। यहां तक लिख लो, मेन मेन यही है, 6 चीजें, 6 लाइन लिख लो ये। उसके बाद 1-2 लाइनें लिखेंगे और यहीं क्लास खत्म करेंगे। आज की क्लास छोटी इसलिए कि नाइट में शूट हो रही है। ठीक है, तो 10-15 मिनट कम ही मिलेंगे आज। हो सकता है 40 मिनट की होगी शायद ये क्लास, 40-45 मिनट की। नीचे वाला लिख लेना, मैं नीचे वाले को नहीं हटाऊंगा। ठीक है, मैं बात करूं कि इतने सारे भाई ने मतलब कि मध्य प्रदेश इधर सारा सारा जब जीत लिया, पुष्कर पुष्कर सब जीत लिया, भीमरस थार वार सब जब यहाँ इतना बड़ा इसने शासन बना लिया अपना, तो भाई कुछ तो होना चाहिए, भाई सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। तो सेलिब्रेशन के लिए उस समय ऐसे तो नहीं थे कि जैसा कि कुछ भी बुलाओ। ठीक है, तो मैं बात करूं क्या किया भाई ने, यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया, तो उस समय तो कोटि यज्ञ होते थे, तो उसको कोटि यज्ञ करवाया भाई ने। कौन सा यज्ञ करवाया, कोटि यज्ञ। अब कुछ तो कहते हैं कि कोटि मतलब करोड़ होता है, तो कुछ तो बोलते हैं कि यहाँ पे 1 करोड़ ब्राह्मणों को बुलाया। कितने, 1 करोड़ ब्राह्मणों को बुलाया था, 1 करोड़ ब्राह्मण। और जो देखो 1 करोड़ ब्राह्मण है, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि 1 करोड़ ब्राह्मण आए कहां से होंगे। तो इसके अलावा एक और बात आती है कि इसके अंदर 1 करोड़ आहु 1 करोड़ आहुतियां दी गई होगी। क्या दी गई होगी, 1 करोड़ आहुतियां दी गई होगी। ये बात थोड़ी ठीक ठाक लगती है कि हाँ ये संभव है। ठीक है, 1 करोड़ आहुतियां दी जा सकती है, तो इसी वजह से इसको कोटि यज्ञ कहते थे। ठीक है, अब देखो कुछ लोग अभी भी मान ले अपने अपने जो चीजें होती है कि 33 करोड़ देवी देवता, तो वो करोड़ न मान के कुछ कहते हैं कि 33 कोटियां मतलब शाखाओं की तरह यूज करते हैं, एक कोटि को शाखा। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली बात जेन्युइन नहीं लगती कि 1 करोड़ ब्राह्मण को बुलाया, लेकिन ये बात सही लगती है कि ठीक है 1 करोड़ आहुतियां दी गई होगी, इसीलिए इसको कोटि यज्ञ कहते हैं। मैं बात करूं इसके पुरोहित जो है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आता है बार बार। ठीक है, कौन थे, विश्व गुरु, विश्व रूप, विश्व रूप। ठीक है, विश्व गुरु नहीं, विश्व रूप। इसके ये कौन थे, पुरोहित थे। इतनी सी बात लिखनी है आपको, लिखो। दिग्विजय नीति के पश्चात, हेडिंग नहीं डालनी, उसके इसके नीचे लिख लो मांडलगढ़ से कर वसूला, इसके नीचे लिख लो दिग्विजय नीति के पश्चात, दिग्विजय नीति के पश्चात हमीर ने हमीर ने कोटि यज्ञ करवाया, कोटि यज्ञ करवाया, कोटि यज्ञ करवाया। इसके आगे लिख लो ये इसके पुरोहित विश्व रूप थे, इसके पुरोहित विश्व रूप थे। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 करोड़ ब्राह्मण 1 करोड़ आहुतियां वाली, ये पूछा नहीं जाता इतना। लेकिन ये पुरोहित जो है ये पूछ लिया जाता है कि इसके पुरोहित कौन थे। ठीक है, कोटि जो यज्ञ करवाया था मेरे ने, उसके पुरोहित कौन थे, आता है, बार बार आता है। ठीक है, और बाकी एग्जामों में पूछा जा सका, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। ठीक है, रेड वेड पेन से जो भी लिखना चाहो लिख लेना। ठीक है, लिखो लो, लिख लिया। अब देखो इसके बाद में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है आक्रमण शुरू हो गए थे। तो मैं अगर अलाउद्दीन खिलजी के अगर आज समझाना स्टार्ट करूंगा तो मेरे हिसाब से तो अब तो 15 मिनट बचे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और वो 15 मिनट भी एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो क्लास यहीं खत्म करेंगे, बोल रहा हूँ मैं। 2 मिनट, 2-3 क्लास जो भी है लाइनें लिखवा दी है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो भी आक्रमण है वो आगे पढ़ेंगे हम। बाकी जो पूरा का पूरा हमीर है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।